भाई लोग, आपने मुंबई अंडरवर्ल्ड के खूनी गैंगवॉर पर बनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देखी होगी। आपने यूपी बिहार के बाहुबलियों के वह खूनी किस्से सुने होंगे, जिसे सुनकर इससे प्यार नहीं बल्कि डर लगने लगता था। आपने बिहार और झारखंड के बदमाशों और कोयला माफियाओं के बीच आपसी अदावत की कहानियां भी सुनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी दौर में जब देश दुनिया के कुख्यात डॉन रिवॉल्वर, बंदूक और कट्टों से खेलते थे, आतंक की सत्ता कायम किए हुए थे, तभी शांत से दिखने वाले शहर बेंगलुरु में मशीन गन और हैंड ग्रेनेड लिए हुए एक कुख्यात कन्नड़ गैंगस्टर ने आतंक काटा हुआ था। अपने कारनामों के चलते इस गैंगस्टर की न केवल बेंगलुरु शहर में तुत्ती बोलने लगी थी, बल्कि देश की राजधानी बोले तो दिल्ली में बैठने वाली उस वक्त की कांग्रेस सरकार भी उससे सेकंड करती थी। उसने न केवल एक एक कर अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगाया, बल्कि बेंगलुरु में रंगदारी, अपहरण और गैंगवॉर हत्याओं की पहली पहल पटकथाएं भी लिखी थी। आज जहां 80-90 के दौर की दिल्ली और मुंबई अंडरवर्ल्ड के किस्से कहानियां सुने सुनाए जाते हैं, तब तक तो उसने बेंगलुरु में पूरे अंडरवर्ल्ड को खड़ा कर दिया था। उसका दौर ऐसा चला कि वह बेशक क्रिमिनल था, अपराध करता, बावजूद पुलिस में इतना डेयरिंग कहाँ की उसके गिरेबान तक पहुंच जाए। अरे मामा, केम छो? मैं आपका अपना गुज्जू भाई। अपन ने कई महीनों पहले एक सीरीज शुरू की थी जहां अपन बात करता है हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के सबसे पहले डॉन, माफिया और गैंगस्टरों की। अब तक अपन गुजरात का पहला डॉन सरमन मुंजा, राजस्थान का पहला डॉन राजू ठेठ, पंजाब का पहला डॉन डिम्पी चंदभान, दिल्ली का पहला डॉन कृष्ण पहलवान, बिहार का पहला डॉन अशोक सम्राट, मुंबई का पहला डॉन हाजी मस्तान, मुजफ्फर का पहला डॉन और बड़ौदा का पहला डॉन राजू रिसालदार की बात कर चुका है। आज के इस एपिसोड में बात करनी है बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड के सबसे पहले डॉन एमपी जयराज की। और हाँ, आपके पास ऐसे किसी डॉन या गैंगस्टर की जानकारी है जो आपके राज्य का सबसे पहला डॉन या माफिया माना जाता हो, तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए, अपन पूरी कहानी बना डालेगा। मेरा वीरो, बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड को बिल्ड करने वाले इस डॉन का पूरा नाम है मैसूर पुट्टा सोमैया जयराज। सन 1944 की काली रात थी। बेंगलुरु के रहने वाले पुट्टा सोमैया के घर किलकारियां गूंज उठी। बाप को लगता था अपन का छोकरा झंडा गाड़ेगा। एमपी जयराज का बाप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में कर्मचारी था। एमपी जयराज 3 भाई बहन थे। एमपी जयराज का भाई एमपी महादेव अपने जमाने में नेशनल लेवल का फुटबॉल खिलाड़ी था। वहीं इस परिवार में उतार चढ़ाव आते रहे। पुट्टा सोमैया की पत्नी यानी एमपी जयराज की मां का देहांत हुआ तो पुट्टा सोमैया ने अपनी साली से शादी कर ली। दूसरी बीबी से पुट्टा सोमैया को 4 चिल्लर पार्टी पैदा हुई। यानी इस परिवार में टोटल बोले तो 7 चिल्लर पार्टी थी। इनमें सबसे बड़ा छोकरा था एमपी जयराज। एमपी जयराज 7वीं क्लास तक पढ़ा, फिर अखाड़ा ज्वाइन किया और शहर का धाकड़ पहलवान बनकर उभरा। इधर परिवार बड़ा था, बाप के पैसों से घर चलने वाला था नहीं, तो जयराज ने भी अपने बापू के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में नौकरी करनी शुरू कर दी। इधर जयराज के उग्र स्वभाव के चलते कंपनी के कर्मचारी के साथ उसका लफड़ा हो गया। जयराज ने उसे मार मार कर बिना मसाले की भुर्जी बना डाला, तो जयराज को कंपनी से निकाल दिया गया। अरे बाबा, हर शहर के नुक्कड़ चौराहों पर जो हर दिन होता है, यानी शहर के यंग लुक्के इकट्ठा होकर अपना रौब जमाते हैं, जयराज भी इसी कहानी को दोहरा रहा था। अपने एरिया में वह दबंगाई दिखाता। इसी बीच उसके पास एक किस्सा आया कि शहर में चिन्नपन नाम का एक शख्स गरीबों को पैसा उधार देकर मोटी रकम वसूलता है। एक रोज एमपी जयराज अपने पंटरों की टोली लेकर चिन्नपा के ऑफिस जाता है। चिन्नपा को खूब मार मार कर धो डालता है। इस घटना के बाद चिन्नपा ने मजदूरों को परेशान करना बंद कर दिया और यही वह पल था जहां से जयराज का सूर्योदय हुआ। मजदूरों के लिए जयराज बन चुका था एक लीडर। हर सुबह जयराज के आंगन में मजदूरों की भीड़ लगने लगी। जयराज मसलों पर समाधान करता। एक रोज कुछ अधिकारी आए, मजदूरों को अपने घर खाली करने को कहा। जब जयराज बोलता है, अगर अपनी गाड़ियों से पैर जमीन पर रखे तो पैर तोड़ दिए जाएंगे। इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं ने जयराज के साम्राज्य की नींव रखनी शुरू कर दी। शहर को अंदेशा तक नहीं था कि यह शख्स आने वाले दौर में सुल्तान बनकर उभरेगा।
इधर अपने साम्राज्य को बनाए रखने जयराज को चाहिए था पैसा और पावरफुल गैंग। ये दौर था 70 के दशक का। शहर में गुंडा था, नाम था मुन्नी गोंडा, जिसने बेंगलुरु शहर में पहली बार हफ्ता वसूली का धंधा शुरू किया था। जयराज ने भी समय को भाप लिया था, वो भी हफ्ता वसूली और रंगदारी के धंधे में उतर आया। शहर के बार मालिक, जुआ का अड्डा चलाने वाला और शहर में कोठे चलाने वाले लोगों से जयराज रंगदारी मांगता। दिया तो भला, ना दिया तो दिन दहाड़े उसके ऑफिस कोठे पर तलवारें चल जाती। पूरे शहर में उसका खौफ था, जर्रे जर्रे में उसके आतंक की कहानियां लिखी जा रही थी। एक दिन उसने शहर के पावरफुल शराब कारोबारी बेबी से रंगदारी मांगी, ना दी तो जयराज ने अपनी पूरी फौज को भेजकर उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया और निशानी के तौर पर उसका एक कान काट दिया। अब वक्त था अपने दायरे को बढ़ाने का। जयराज ने शहर भर में रंगदारी और हफ्ता वसूली से उठकर लूट, किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा शुरू किया। इसी के साथ उसका गैंग भी बढ़ा और आतंक भी। अब आलम यह था कि शहर भर में छोटे बच्चे से भी ये पूछो कि शहर का सबसे बड़ा राउडी गुंडा कौन, तो जयराज का नाम टॉप पर आता। बेंगलोर शहर में अब एमपी जयराज का उत्थान हो चुका था। अपना दायरा बढ़ाया और सिस्टम तक में घुस गया। अभी 70 का दशक जारी था। उस वक्त कर्नाटक का सीएम था डी देवराज उर्स, उसका दामाद था एमडी नटराज। एमडी नटराज भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एम्बिशन रखता था, साम दाम दंड भेद का पुजारी था। उसने एमपी जयराज के डेयरिंग को नाप लिया था। वक्त न लगा और एमडी नटराज का खासम खास बन गया एमपी जयराज। इधर डी देवराज कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त केंद्र में सरकार थी इंदिरा गांधी की। इधर सीएम को कई बार ना चाहते हुए ऐसे काम करने पड़ते हैं जो लीगल ना हो, उसके दायरे में ना हो। और अब डी देवराज के जो काम लीगल नहीं थे, उन कामों का जिम्मा सौंपा गया एमपी जयराज को। भाई ऑफ बेंगलुरु किताब को लिखने वाली ज्योति सेलार अपनी किताब में लिखती है कि जब प्रदेश में गैंगस्टर एमपी जयराज और एमडी नटराज के संबंधों पर सवाल उठे तो नटराज ने कुछ दिनों बाद एक प्रेस वार्ता में कहा था कि वह सोवियत संघ की सुरक्षा एजेंसी केजीबी की तर्ज पर इंदिरा ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं, जो इंदिरा गांधी की सुरक्षा करेगी और खुफिया इकाई के तहत काम करेगी। लेखक ज्योति के मुताबिक उस वक्त पुलिस का मानना था कि एमपी जयराज के नेतृत्व में चल रही इंदिरा ब्रिगेड मात्र सत्ता के द्वारा संरक्षित गुंडों का गिरोह भर था। इनका काम राजनीतिक समर्थन, जबरन वसूली और पार्कों में बैठना और लूटपाट मचाना था। बावजूद एमपी जयराज का नाम और रुतबा अब पूरे शहर में फैल चुका था। उससे उंगली करने वाले का पूरा हाथ काट दिया जाता। उसके दिमाग और बॉडी का तालमेल ही कुछ ऐसा था कि उसे देखने भर से बोलती बंद हो जाती। और यही वह समय था जब बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड खड़ा हो चुका था, जिस पर राज करता था प्रदेश का सबसे पहला गैंगस्टर एमपी जयराज। लेकिन अब समय तेजी से करवट बदलने लगा। शहर के यंग छोकरे जवानी का जोश दिखाने बाहर चढ़ा रहे थे। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में खुद का सिक्का जमाना चाहते थे। इन्हीं में से एक नाम था थिग्गलारपेटे गोपी का। दरअसल हुआ योगी, शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन एमपी जयराज को शिकायत करता है कि गोपी अपुन से रंगदारी मांग रहा है, जो कि वह बिजनेसमैन जयराज को भी रंगदारी देता था। बस यहीं से शुरू हुआ बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड का वह गैंग वॉर जो आज भी जारी है। इस गैंग वॉर में एमपी जयराज पर गोपी भारी पड़ रहा था। एक के बाद एक 2 हमले हो चुके थे। जयराज बाल बाल बचा। अब एमपी जयराज पॉलिटिक्स को साइड में रखकर फिर से पुराना वाला गुंडा बना, हथियार उठाया। 25 जनवरी 1977 गोपी की कोर्ट में किसी केस के सिलसिले में पेशी थी। इधर कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। जज, वकील, सैकड़ों पुलिस वाले भी थे। वो इस टाइम पर एमपी जयराज अपनी गैंग लेकर कोर्ट में घुसता है। दोनों हाथों में नंगी तलवार है, ना दायां देखा ना बायां देखा, धड़ाधड़ तलवार से वार करने लगा। हालांकि किस्मत का धनी गोपी बच निकला, जो कि पूरा कांड जज के सामने रचा गया तो जज का जमीर हिल गया। वो इस टाइम पर जज ने गोपी का स्टेटमेंट लेकर जयराज के खिलाफ मामला दर्ज करवा लिया। बाद में इस हमले के चलते जयराज की गिरफ्तारी की मांग उठी तो उसी जज ने जयराज को 10 साल की सजा सुना दी। वह जज थे चंद्रशेखर। 5 साल बाद सन 1984 में जब वह जमानत पर बाहर आया तो उसने देखा कि उसी के साथी गैंगस्टर रामचंद्र कोतवाल ने बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड पर पकड़ बना ली। वहीं इन दोनों के बीच शुरू हुई वर्चस्व की जंग 2 साल बाद खत्म हुई, जब 22 मार्च
1986 को अग्नि श्रीधर बच्चन और सीताराम शेट्टी के साथ मिलकर कोतवाल को बीच सड़क ठोक डाला। इस हत्याकांड में एमपी जयराज और उसके साथियों को सन 1986 में जेल जाना पड़ा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जयराज एक बार फिर जमानत पर बाहर आया। देखा कि मुत्तफा राय नाम का एक और गुंडा बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा बना रहा है। इसी के बाद जयराज ने एक लेवल ऊपर की ही सोच लिया। वह बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड का सुल्तान रहने के साथ साथ सफेद कपड़ों वाला क्रिमिनल बनना चाहता था, यानी कर्नाटक राजनीति में उतरना चाहता था। इधर जिस एमडी नटराज के वास्ते अक्के कर्नाटक में कोहराम मचाया, आज राजनीति में टिकट देने पर उसी नटराज ने हाथ खड़े कर दिए। इधर जयराज भी था जिद्दी, राजनीति के दंगल में वो उतरेगा जरूर। कांग्रेस ना सही तो निर्दलीय पर्चा भरा। इधर कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक जयराज जमानत पर बाहर रहेगा उसे हर रोज बेंगलोर के सिद्धापुरा पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने आना पड़ेगा। एक और जयराज का पॉलिटिकल दाव जारी था। हर रोज जुलूस निकलते, रैलियां निकलती। दूसरी ओर हर दिन की सुबह वह साइन करने सिद्धापुरा पुलिस थाने आता। इधर मुत्तफा राय बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड का तख्ता पलट करना चाहता था। जयराज को खत्म करने फील्डिंग लगा चुका था। 21 नवंबर 1989 जयराज सिद्धापुरा थाने से हाजिरी देकर लौट रहा था। जयराज, उसके साथ उसका भाई उमेश, वकील और उसके सुरक्षा गार्ड थे। सफेद रंग की एम्बेसडर कार से सुबह 7:20 पर जब उनकी गाड़ी लालबाग गेट के पास पहुंची, वो इस टाइम पर मुत्तफा राय, मुंबई से आया दाऊद गैंग का शूटर सुभाष ठाकुर और 10 अन्य शूटरों ने मिलकर धावा बोल दिया। पहले चलती कार में गोली दागी गई। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा, गाड़ी फुटपाथ पर टकराई। इधर हमलावरों को आता देख कार में सवार जयराज और वकील वर्धमानिया को छोड़कर सारे भाग खड़े हुए। इधर शूटरों ने जयराज की कार को घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियों की आंधी उठी। धड़ाधड़ गोलियां बरसने लगी और अंत में एक गोली आई, जयराज के मत्थे के बीचों बीच से निकल गई। और इसी के साथ बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड के सबसे कामयाब डॉन एमपी जयराज का सूर्यास्त हुआ और यहीं से मुत्तफा राय का सूर्योदय होता है। यहाँ बता दूं कि एमपी जयराज के जीवन के ऊपर कन्नड़ में हेडबूस फिल्म आने वाली है। तो भाई लोग कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।